हेलो स्टूडेंट्स, पेपर विद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस चैनल पर मैं आपको हरियाणा बोर्ड द्वारा जो सैम्पल पेपर दिया गया है 2021 का, जो कि अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, उस सैम्पल पेपर का सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। पूरा सोल्यूशन मैं कोशिश करूँगा इस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे और इस क्लास 10th और 12th से रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे उनके सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होंगे जल्दी ही। तो इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैनल पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? पहले क्वेश्चन में हमारे पास कहा हुआ है कि जो हमारे पास क्या निकालना है, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास एक संख्या दी हुई है 3825। इस संख्या का क्या करना है हमने? इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। अब किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त किया जाता है हम ये देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए हम इसके क्या है अभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो संख्या दी हुई है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 3825। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये संख्या सबसे छोटी कौन सी वैल्यू से भाग होती है। अब क्या यह 2 से भाग होती है? 2 से वही संख्या भाग होती है जिसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। क्या इस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या में अब 2 से तो ये भाग होता नहीं है, अब 3 से भाग करके देखेंगे। इस संख्या को 3 से भाग करके देखेंगे तो क्या भाग हो रहा है ये 3 से, चेक करते हैं। 3 पे जा रहा है पूरा पूरा, तो इसको करेंगे 6, 2 बचेगा तो ऊपर बन गया 22। 6 से भाग किया तो 2 बच गया ना, 8 में से 6 गया तो 2, अगला 2 नंबर ले लिया 22 बन गया। तो 3 से भाग करेंगे, 3 7 पे गया 21, 1 बच गया, 1 इधर लिख दिया और 1 इसके 5 बन गया, 3 5 15। तो ये 3 पे पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसको 3 से भाग करने पे हमें क्या मिलेगा? 3 एकम 3, 1 लिख दिया यहाँ पे। 2 पे गए तो 2 6 बचा कितना? 2 बच गया, 2 और 2 22। 3 पे गया, 3 7 21 और 1 बच गया, 1 को यहाँ लिखा तो 15। 3 5 पे गया तो 15। ठीक है, 3 पे। अब देखते फिर क्या 3 पे जा रहा है। 3 में 3 12, 6 1 और 12, फिर से 3 पे जा रहा है तो 3 से हमने भाग किया 4 पे, 3 चौक 12 होता है। फिर 2 पे गया 6, 1 बच गया 15, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 पे देखते क्या जा रहा है, 3 12 नहीं जा रहा। अब जिस संख्या के अंत में 5 हो या क्या हो, 0 हो, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। ये संख्या भी 5 से भाग हो रही थी, बट इस संख्या में हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है, उसके बाद हम बड़ी संख्या पे जाते हैं। तो हमने देखा कि ये 5 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो किससे हो रहा है? 5 से। 8 पे गया 40, 2 बच गया 25। ठीक है, 5 पे गया 25। उसके बाद फिर गए 5 पे, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 पे फिर से भाग होगा, 5 3 7 पे गया, बस 17 किसी पे भी भाग नहीं होता। तो ये संख्या के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के आगे 3 3 5 5 और 17। तो हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे इसको 3 8 2 5। ये संख्या थी ना हमारे पास, इसके बराबर में ऐसे लिख देंगे जो ये संख्याएं हैं, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तो इसके जो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसे थोड़ा सा और लिखना चाहें तो ये 3 कितनी बार आ रहा है? 2, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है? 2, तो 5 की पावर 2 और 17 1 बार। तो ये हमारे पास क्या आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, 5 + 5 √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बताना है हमें। क्या बताना है कि जो 5 + 5 √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, कौन सी?
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटे क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ, जहां पर p और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक। क्या होते हैं, पूर्णांक। और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4/5, इसमें 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है वो देखते हैं। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती जाएगी सारी संख्या। ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। ऐसी -1 -2 -3 -4 -5 ये भी एक पूर्णांक है। उसके बाद 0 भी हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये क्या है हमारे पास, पूर्णांक बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अब इसमें लिख दिए 2.5, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 25 होता तो हम कह सकते थे पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से पूर्णांक होते हैं। अब 4/5 लिखा तो 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। इसी तरह से 3/5, 2/4, 11/2, 3/4 ये सब संख्याएं क्या है हमारे पास, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अच्छा, इनमें एक बात और, जैसे मैंने 2 लिख दिया, क्या ये पूर्णांक है, हाँ है। ये भी क्या है हमारे पास, पूर्णांक है। क्यों, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 ये परिमेय संख्या है, तो 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्याएं पे। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा √2। ठीक है, √2 में क्या है, हम क्या √2/1 लिख सकते हैं। बट क्या एक हमारे पास पूर्णांक है, हाँ है। क्या √2 पूर्णांक है, अभी हमने पढ़ा कि √2 टाइप के नंबर इसमें नहीं आते, इसलिए √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऐसी √3, ऐसी √5, ऐसी √7। ठीक है, ये इस तरह से हम एक अपरिमेय संख्या शो कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में हमारे पास पूछा हुआ था कि 5 + 5√2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अभी हमने पढ़ा कि √5 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 में अगर किसी अपरिमेय संख्या की किसी परिमेय संख्या से गुणा की जाए तो वो फिर से क्या बनती है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें ये 5 जोड़ दिया गया तब भी ये क्या बने, अपने आप में अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या हमारे पास क्या है, 5 + 5√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अब पहचान लेंगे कि इस संख्या को परिमेय कहा जाता है और किस संख्या को अपरिमेय कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा गया है, कहता है 336 और 54 का HCF ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं, 336 और एक संख्या क्या है। ठीक है, अब 356 के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं, 2 से भाग किया 1, बच कितना गया, 3 में से 2 गया तो 1, 13 बना दिया। 6 पे गए 12, 6 पे 12, 13 में से 12 गए तो कितना बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ से 6 ले लिया, कितने बन गए, 16। तो कितने पे गए, 8 पे, पूरा पूरा चला गया। अब पीछे संख्या क्या आ रही है, 0 तो 8 आ रहा है ना, तो 8 भी किससे, 2 से भाग हो रहा है, तो ये 2 से भाग करेंगे। 2, 8 पे गया 16, यहाँ 4, 2 से भाग किया 4, 2। ठीक है, इसी के साथ 2 से किया तो कितना आया, 21। फिर देखो 21 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 7 21। ऐसे ही इसको करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करेंगे तो 2 पे जा रहा है। फिर 2 से किया, नहीं जाता, 2 पे नहीं जा रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इसे
तो यहाँ देखते हैं क्या संख्या थी हमारे पास 54। ठीक है, 2 से किया तो हमारे पास कितना आ गया 27। फिर इसको करेंगे हम 3 से किया 9 पे गया, फिर 3 से किया 3। ठीक है, तो ये संख्या आ गई हमारे पास। तो अब 336 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। 2 कितनी बार है यहाँ 1 2 3 4 बार, यहाँ कितनी बार लिखा मैंने 1 2 3 4 बार। ठीक है, ऐसे ही 54 को क्या है 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ये बन रहे हैं। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना था एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 336 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 54, ये दो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हमें जो इनके अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं उनमें देखना है सबसे कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। एक तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, फिर एक और संख्या कौन सी आ रही है, वो आ रही है 3। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है 3 और कहीं है नहीं है, 2 यहाँ ऊपर है नीचे है 2 कहीं नहीं है, 7 है नहीं है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एक तो कॉमन क्या है 2, एक कॉमन क्या है 3, तो आंसर क्या आ गया 6। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है, इसी के बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक परिमेय संख्या है हमारे पास 64/455, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। अब इस क्वेश्चन में हम पहले समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, शांत वो संख्या होती है जो किसी न किसी नंबर पे विभाजित होती है। जैसे कि शांत का मतलब होता है कि जो कोई किसी भी दशमलव प्रसार के बाद क्या है हमारे पास क्या हो, जैसे मैंने लिखा 0.34 लिखा, तो ये दशमलव के बाद कहीं ना कहीं किसी वैल्यू के बाद खत्म हो गई। और अशांत क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 0.3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती ही जा रही है, कहीं खत्म ही नहीं हो रही, तो ये अशांत है। शांत का मतलब होता है खत्म हो जाना और अशांत का मतलब है जो खत्म ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 0.34 लिखा तो ये शांत था कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ठीक है, और अशांत का मतलब जो कहीं भी खत्म ना हुआ दशमलव के बाद। ठीक है, जो ये दशमलव है इसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शांत है ऐसी अशांत है। अब एक तो तरीका इसे चेक करने का ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी संख्या हमारे पास दी हुई है, जैसे हमारे पास संख्या यहाँ पे दी हुई है 64/455। ठीक है, अब जो ये नीचे वाली संख्या है हमारे पास हर, जिसे क्या बोलते हैं हम हर, तो जो ये हर दिया हुआ है इसमें इस भिन्न, ये पूरी संख्या को बोलते हैं भिन्न। भिन्न में ये अंश होता है और ये क्या होता है हर। तो ये हर जो है ना ये क्या है, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वो हमारे पास क्या आए, वो हमारे पास वहां पे हमारे पास 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा नंबर ना हो तो वो है शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो उसे कहते हैं हम अशांत। समझ गए मेरी बात को। देखो कैसे चेक करते हैं, पहले 455 के हम क्या करेंगे दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। ठीक है, क्या देखे 3 पे जाता है ये, फिर से 2 पे तो जाएगा ही नहीं, 5 आ गया। ठीक है, 2 में तो क्या होता है 0 2 4 6 8 ही होने चाहिए, नहीं है तो क्या है आगे 3 पे चेक कर सकते हैं। 3 पे गया 1 15 बन गया, 5 पे 15 नहीं जा रहा। ठीक है, तो किस पे जाएगा 5 पे, 5 के पहाड़े पे 45, 9 पे 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो ये 7 पे जाएगा, 7 2 बच गया 21 बन गया, 7 दिए 21 13, बस ये 3 नंबर बने। तो 455 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना में 7 गुना में 13। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें 2 है कहीं, क्या 2 के अलावा कोई संख्या है, हाँ है 5 है। क्या 5 के अलावा कोई संख्या है, यहाँ पे 7 भी है और 13 भी है। 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 2 संख्याएं आ रही हैं, कौन सी, एक तो हमारे पास आ रहा है 7, एक आ रहा है हमारे पास 13।
ये दो संख्या आ रही हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास संख्या दी हुई थी कितनी, 64 बटे में क्या दी हुई थी, 64 बटे में 455, ये क्या है हमारे पास, अशांत है। ठीक है, अशांत आवृत्ति है। समझ आ गई बात। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रखा है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक द्विघात बहुपद है हमारे पास 7x² माइनस में 3x प्लस में 1, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इसके शून्यों का योग ज्ञात करना है। अब किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक और शून्यकों का गुण योग और गुणनफल निकालना हो तो उसके लिए हम एक समीकरण, साधारण समीकरण लिखते हैं। वो क्या होती है, x² माइनस में, यहां लिखेंगे शून्यकों का योग, फिर यहां आता है x प्लस में गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसी भी बहुलक का शून्यकों का योग ज्ञात करना हो और गुणनफल ज्ञात करना हो उस बहुपद के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुपद दिया हो और यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन क्या है कि x² के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे x के आगे क्या है, 7। तो इस समीकरण को हम किससे भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस 3/7x प्लस 1/7। इसको 7 से भाग किया तो यहाँ कुछ कट गया, ये 7 1 आ गया। यहाँ 3 को 7 से भाग किया तो 3/7, 1 को 7 से भाग किया तो 1/7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बहुपद आ गया। इस बहुपद के अब हमें क्या है, शून्यों का योग। शून्यों का योग कौन सा होता है, जो x के आगे लिखा होता है और यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस। तो यहाँ माइनस है, हाँ है, और x के आगे क्या लिखा हुआ, 3/7। तो यहाँ शून्यों का योग कितना होगा हमारे पास, 3/7। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया, 5। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए हों तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे मैं लिख लेता हूं, शून्यकों का क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1/3, और हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है कितना, -1/3। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक समीकरण सीखी थी, वो क्या थी, x² माइनस में शून्यों का योग x प्लस में गुणनफल, यही सीखी थी ना। अब देखो इस समीकरण में हमारे पास क्या है, शून्यों का हमारे पास योग कितना दिया हुआ है, 1/3x, गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1/3। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -1/3x, फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया, -1/3, 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x² -x -1। तो इसमें से हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म हो गया। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता है कि एक रैखिक समीकरण का युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर में 8 और 2x प्लस 3y बराबर में 12 दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। कैसे चेक करते हैं कि कोई भी समीकरण हमारे पास संगत है या असंगत है। कोई समीकरण दी हुई है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, कहता है कि एक रैखिक समीकरण का युग्म, समीकरण दी हुई है 4/3x प्लस 2y बराबर में 8 तथा एक रैखिक समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर में कितना दिया हुआ है 12। अब ये एक दो समीकरण दी हुई है, हमें यह बताना है कि यह समीकरण संगत है या असंगत। कैसे चेक करते हैं कि कोई समीकरण संगत है या असंगत? अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है? कहता है कि आपके पास अगर दो समीकरण दी हो, ठीक है, और ऐसी ही दूसरी समीकरण दी हो, ठीक है। कहता ये अगर दो समीकरण आपके पास दी हुई हैं, इनके शून्यकों का योग की बात अगर इसमें हम बात करें, हमें क्या कहते हैं, संगत और असंगत के बारे में बताना है। संगत और असंगत कैसे चेक करते हैं? देखो, अगर इसमें a1 बटे में a2 बराबर ना आए b1 बटे b2 के, तो ये इसका जो हल होता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक हल, ठीक है। अगर इसी तरह से a1 बटे में a2 बराबर आ जाए b1 बटे में b2 और बराबर आ जाए c1 बटे में c2, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास होते हैं अनेक हल। ऐसी a1 बटे में a2 बराबर हो b1 बटे में b2 और बराबर ना हो c1 बटे में c2 के, तो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता, ठीक है। अगर इन्हीं का ही ग्राफ बनाए, एक हल कब बनता है, जब दो रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर कटती हों। अनेक हल का मतलब कि एक रेखा और जो दूसरी रेखा है वो एक रेखा के बिल्कुल ऊपर आ जाए जब दूसरी रेखा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी हल ना होने का मतलब ये हुआ कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा हमारे पास क्या है, ये है, जो कहाँ पे भी नहीं कट रही। ये 3 समीकरण होगी। अब अगर हम बात करें हमारे पास हल कौन से होते हैं, अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे हल की, तो इस समीकरण में अब हमें निकालना है संगत और असंगत। संगत क्या होता है, जब कभी भी कोई हल होगा तो वो संगत होगा, अगर हल नहीं होगा तो वो होगा असंगत, ठीक है। इसमें क्या है, एक हल है तो ये भी क्या है, संगत है। इसमें क्या है, अनेक हल है तो ये भी क्या है, संगत है। इसमें कोई भी हल नहीं है तो यह है असंगत, ठीक है। समझ आ गई बात? अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम अपने। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कहता कि ये एक समीकरण दी हुई है हमारे पास, ठीक है। इस समीकरण में a1 क्या है हमारे पास, 4/3 दिया हुआ है। इसे चाहो तो थोड़ा हल भी कर सकते हो। कैसे हल किया जा सकता है, देखो, हमारे पास ये दिया हुआ है 4/3। इस समीकरण को 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x, फिर इस 2 को 3 से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 6x, 6y, 3 को इससे गुना करोगे तो कितना आ गया 24। ये दूसरी समीकरण वैसे की वैसी लिख दो, ठीक है। समीकरण 1 में अगर इससे कंपेयर करें तो a1 कितना आ गया 4, b1 कितना आ गया 6, c1 कितना आ गया 24, a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया 3, c2 कितना आ गया 12। ये बराबर के इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तब भी ये c1 c2 यही रहेंगे। इस यहाँ माइनस आ जाएगा दोनों में, पर आंसर में कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। बट अब मैंने इसमें किया a1 बटे में a2, वो कितना आया 4/2। ऐसे ही मैंने निकाला b1 बटे में b2, वो कितना आया 6/3। ऐसे ही मैंने निकाला c1 बटे में c2, c1 कितना है 24/12, ये भी कितना आया 2। तो हमारे पास क्या आ गया, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2, तीनों के आगे बराबर आ गए। तीनों क्या हैं 2 2 2 आ गए।
तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सा हल बन गया, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2, तीनों के आगे बराबर। तो संगत है या असंगत? संगत। तो इसका हल क्या आया हमारे पास? संगत। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म होता है। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है एक रैखिक समीकरण दी हुई है दो, जो कि क्या है, इस प्रकार दिए हुए, इनका हल क्या होगा बताना है। एस और टी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 8वां। ठीक है, इस 8वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है हमारे पास, एस माइनस टी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तथा एस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं, क्योंकि इनके नीचे 3 है 2 है, इनको हम हटा लेते हैं। कैसे हटाएंगे? इन दोनों का एलसीएम बनता है हमारे पास 6। 3 गुणा 2 कितना आता है? 6। इन दोनों की गुणा कर लो पहले, इन दोनों गुणा करी तो हमारे पास कितना आया? 6। 6 की इस पूरी समीकरण से गुणा कर दो। इस पूरी समीकरण से गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले एस बटे में 3 टी बटे में 2 बराबर में 6। ठीक है, अगर हम इसे लिखे थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले एक समीकरण ये लिखी, दूसरी इसे नाम दे देते समीकरण 1, इसे नंबर 2। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से करा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में भी आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, तब भी हमें इसे इस तरह से ही करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? समीकरण, ये मैं तुम्हें लाइनें भी लिखवा रहा हूँ इस क्वेश्चन की। अगर 1 नंबर में आता है तो तुम अपनी मर्जी से डायरेक्ट कर सकते हो बिना लाइनें लिखे। नहीं तो अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे जैसे मैं अब करवा रहा हूँ। समीकरण 1 को 2 को, ये 2 समीकरण को 3 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? देखो 3 से गुणा, 6 से गुणा करने पर, 6 से अगर गुणा करता हूँ इस समीकरण तो हमें क्या मिलेगा? 6 से अगर इसको गुणा करी मैंने तो 3 से काटा तो कितना आया? 2s। तो मेरे पास क्या आ गया? 2s। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 3 पे चला गया, 3t। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 36। ठीक है, इसे समीकरण नाम दे दिया हमने 3। ठीक है, अब समीकरण 1, समीकरण अब 2 का हमने जो 2 समीकरण थी ना, उसे हमने इसमें बदल दिया। अब इसका कोई काम नहीं है समीकरण का हमारे पास। अब समीकरण 1 और 3 से हम बात करेंगे। ठीक है, 1 में क्या है हमारे पास? 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा किया? 2 से। क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि यहां s के साथ कितना लगा हुआ है? 2। तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 2 से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2s 2t। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। मतलब 2 को इससे भी गुणा करना है, इससे भी और इससे भी। ऐसे जैसे इसको 6 से गुणा किया था, 6 को इससे भी गुणा किया था, इससे भी गुणा किया था और इससे भी किया था, तब हमें 36 मिला था। ठीक है, ऐसे ही 2 को इससे गुणा कर दिया। अब इसे नाम दे दो समीकरण 4। अब समीकरण 1 को 4 में बदल दिया, 2 को 3 में बदल दिया था। इन दोनों को हम यूज नहीं करेंगे, इन दोनों से खेलेंगे 3 और 4 से। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर जो जो हमने कर रहे हैं साथ साथ लिखते जाओ, बस यही क्वेश्चन करने का तरीका होता है। इसको कैसे घटाएंगे? देखो पहले दोनों समीकरण लिख लो, फिर यहां 2s माइनस 2t बराबर में कितना लिख दिया? 6। ठीक है, इसमें यहां जो प्लस है तो यहां माइनस कर दो, घटा रहे हैं ना, इसलिए माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, अगर घटा रहे हो तो जो नीचे वाले के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से ये वैल्यू क्या होगी? कट गई। 3 और 2 कितने हो गए? 5t हो गए। 36 में से 6 गए तो कितना आ गया? 30। अब ये 5 इससे गुणा हो रहा है t से, इधर आगे क्या होएगा? 6। तो t बराबर में कितना आ गया? 6। ठीक है, t बराबर हमारे पास 6 आ गया। अब हमें निकालना s और t दोनों निकालने हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब दोबारा से।
क्वेश्चन में हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से किस किस ऑप्शन में टी का मान कितना है? 6 है। देखो किसमें है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में। तो इसलिए हमें दूसरा पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा चारों ही ऑप्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि सिर्फ जो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी है, उसमें ही हमारे पास टी का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 नंबर के हिसाब से करवाया है, बट अगर आप ये लाइनें ना लिखो, डायरेक्टली इस तरह से सोल्व कर दो, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और दूसरा पार्ट भी करने की जरूरत नहीं होगी। आंसर सी हमारे पास एक ही वैल्यू निकालने से पता लग रहा है। बट अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तब उसमें हमें इसका दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा, जो कि कैसे निकालेंगे? देखो टी का मान, अब इनमें से जितने भी समीकरण है, चाहे एक समीकरण है, 2 है, चाहे समीकरण 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, किसी भी समीकरण में इस टी का मान हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन चारों में से जो आसान लगे, हमें कौन सी आसान लग रही है? समीकरण 1। तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? s माइनस में टी का मान कितना है? 6। पहले समीकरण लिख लेता हूं, s माइनस टी बराबर में 3 दी हुई थी समीकरण। ठीक है, तो मैंने क्या किया? s माइनस टी का मान कितना है? 6 बराबर में 3। 6 यहां माइनस का तो उधर जाके प्लस का, 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। तो हमारे पास s कितना आ गया? 9 आ गया। तो वो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन में s का मान 9 और t का मान कितना है? 6। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वें क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? तो द्विघात समीकरण दी हुई है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखते हैं। क्या समीकरण दी हुई है? क्वेश्चन नंबर है 9। समीकरण दी हुई है हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर में 0। ये एक समीकरण दी हुई है। अब इसमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? देखो सबसे पहले चेक करो कि शून्यों का योग कितना है। वो कितना है हमारे पास? माइनस का 1। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, माइनस लगा दिया। और गुणनफल क्या है? पहले हम क्या करते थे, समीकरण में यहाँ पे जो इसका गुणांक होता था वो 1 रखते थे। ठीक है, जिसने पिछले क्वेश्चन किए हमने। बट यहाँ पर हमारे पास क्या 6 है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हमने गुणनखंड निकालने हैं तो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 6 को इस 2 से गुणा कर देंगे। कितना बन गया? माइनस का 12। अब हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनको हम गुणा करें तो माइनस का 12 आए और जोड़े तो माइनस का 1 आए, या जोड़े या घटाएं। ठीक है, तो देखो गुणा करने पे कौन सी संख्या 12 देती है हमें? 4 गुणा में 3 या 6 गुणा में 2। 6 में से 2 गए तो 4 आ रहा है। हमें चाहिए क्या? 1 चाहिए। ठीक है, तो 4 गुणा 3, 4 में से 3 गया तो कितना आ रहा है? 1। हमें चाहिए भी क्या? 1। तो 2 संख्याएं कौन सी है? 4 गुणा में 3। अब हमें चाहिए माइनस का 12। माइनस का 12 कब आ सकता है? या 4 के साथ माइनस लगाओ या 3 के साथ माइनस लगाओ। पर हमें 4 में से 3 घटाएं तो कितना आना चाहिए? माइनस का 1। माइनस का 1 कब मिलेगा? जब बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाओ। तो माइनस कहाँ लगेगा? इसके साथ। तो संख्या बनेगी 6x²। अब इस जो संख्या को हमें उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वो 2 संख्याएं क्या, वही निकालनी थी हमें, वो हमने इस मेथड से निकाल ली। तो वो क्या है? माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस में 2। यहाँ माइनस का 4 था, माइनस का 4 लिखा है। यहाँ प्लस का 3 था तो प्लस का 3 लिखा है, माइनस का 2 लिखा है। ठीक है, अब मैंने लिखा इसमें से देखो, अब 2-2 पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं 2-2 पेयर? ध्यान देना, एक तो ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? 6x² माइनस 4x है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में 2। 3 को कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 2 को कुछ नहीं। तो अब इनमें से 2 गुना 3 लिखने पे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों 2 को मना रहा है ना। यहाँ x² है और यहाँ क्या है? x है, तो एक x को मना रहा है और एक 2 को मना रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा 2x। अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट लगा के अंदर क्या बचा? यहाँ से 2 निकल गया तो बचा क्या? 3।
6 का तो काम खत्म हो गया इस 2 से। यहाँ एक एक्स बाहर निकल गया तो क्या बच गया, एक एक्स। यहां से 2 बाहर निकाला और एक एक्स बाहर निकाला तो बचा क्या, 2। यहां से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन क्या निकला, 1। ठीक है, उसी के साथ ये बन गया हमारे पास 2x प्लस में 1, यहां बचा 3x माइनस में 2। कैसे बना देखो, यहाँ 3x माइनस 2 था, यहाँ भी क्या 3x माइनस 2 था, दोनों कॉमन आ रहे थे, उन दोनों को अलग लिख दिया। जो बाकी बच गया 2x प्लस 1 उसको अलग से लिख लिया। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात इतनी। ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये 2 समीकरण आ गई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा था, कहता द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्या इसके 2 गुणनखंड बना दिए। इस समीकरण के हमने क्या बना दिए, 2 गुणनखंड बना दिए। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे का द्विघात समीकरण दी हुई है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0 का मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके मूल कौन से होंगे, मूल का मतलब है इसके शून्य की ज्ञात करने हमें। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्य। अगर मैं समीकरण लिखूं तो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण दी हुई है हमारे पास, इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल कैसे ज्ञात करते हैं देखो, वही सेम मेथड हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, उसमें बस एक स्टेप और ऐड करना है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, योग कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। गुणनफल कितना दिया हुआ है, माइनस का 12। गुना करें तो माइनस का क्या आना चाहिए, 12। 4 गुणा में 3। ठीक है, तो 4 प्लस का, अब देखो गुणा करें तो माइनस का 12 आना चाहिए, तो यहाँ तो प्लस का 12 बन रहा है। माइनस का 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, अब ये 1 चाहिए हमें। ठीक है, ये 1 हमारे पास कैसे बनेगा, इसको अगर -1 लिखें यहाँ पे या तो, ठीक है, या फिर इस 3 को किससे गुणा करें हम, माइनस से। इसको अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुना में 3 माइनस का 12, और जोड़े तो क्या आना चाहिए, 1। 1 कैसे आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो 2 संख्या बन गई 4 और -3, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। तो इसमें से अब वही 2 पेयर बना लो। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2, इस 2 को तो कुछ लिख नहीं सकते, 3 का तो 3 ही रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3। अब इसमें देखा तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो एक x बाहर आ जाएगा, 2x बाहर निकाल लिया, यहाँ x प्लस में 2, और यहाँ पे क्या है -1, माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ एक तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर क्या हो जाए x प्लस में 2। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस तो हमने क्या निकाल लिया, बाहर ही निकाल लिया, तो ये बना 2x माइनस में 3 और x प्लस में 2। ठीक है, अब ये बराबर में 0 चल रहा था, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, 0। ठीक है, अब क्या है, अब किसी भी 2 संख्या की गुणा 0 कब हो सकती है, या तो पहले 0 हो या दूसरा 0 हो। 2x माइनस 3 बराबर में 0 हो, या तो यहाँ x प्लस 2 बराबर में 0 हो। अगर ये माइनस का 3 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 3, और ये अगर प्लस का 2 है तो उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 2। ठीक है, उसी के बाद ये 2 गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया, भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x बराबर में कितना है, माइनस का 2, तो 2 शून्य का आगे 1 आ गया 3/2 और 1 आ गया -2। इतना आंसर है।